मैं डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी, प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट। आज हम कोरोना के विषय में बात करेंगे। विश्वव्यापी महामारी कोरोना एक संक्रामक रोग है। ये वायरस से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में फैलता है और जब आदमी खांसता है, जो रोगी है, छींकता है या तेज़ बोलता है, तो उससे खांसते समय या छींकते समय या ज़्यादा तेज़ बोलते समय कुछ विषाणु निकलते हैं, कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, बूंदें जिसे हम कहते हैं, ड्रॉपलेट्स कहते हैं, वो निकलते हैं और सामने वाले व्यक्ति को, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसको संक्रमित कर देते हैं। ये ध्यान रहे कि खांसते समय कम से कम 6000 ड्रॉपलेट्स किसी भी मनुष्य में प्रवेश कर सकते हैं स्वस्थ मनुष्य में, और छींकते वक्त भी कम से कम 4000 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। अगर आदमी तेज़ी से बोल रहा है और आपके पास आप माइक से बोल रहे हैं, काफ़ी भीड़ है जहां आप भी मास्क नहीं लगाए हैं, बाकी लोग भी मास्क नहीं लगाए हैं, तो वहां ऐसी संभावना है कि लगभग 1 लाख तक वायरस दूसरे वातावरण में फैल सकते हैं और सामने वाला व्यक्ति जो मास्क नहीं पहने हैं, असुरक्षित है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमको, आप समाज के प्रहरी हैं, सैनिक हैं, प्रथम योद्धा हैं, जो डॉक्टर से पहले मरीज को सचेत, सजग और सतर्क करेंगे इस महामारी से कैसे बचना है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोग समाज के लोगों को, अपने परिजनों को, जो जितने भी आपके इष्ट मित्र वगैरह हैं, सबको ये बताएं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि मास्क लगाना, 2 गज की दूरी और बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइजर से हाथ धोना, यही कोविड से बचने का एकमात्र साधन है। हमने ये भी देखा है कि ये जो दूसरी लहर आई है, जिसमें डेल्टा वायरस भी आया है, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हम जब केस कम होने लगे तो हम निश्चिंत हो गए। हमने थोड़ी लापरवाही बरती। बाज़ार खुले, मॉल खुली, दुकानें खुली, रेस्टोरेंट खुले और लोग बेतहाशा टूट पड़े और उन्होंने न संयम रखा और न अपने ऊपर अनुशासन रखा। तो ज़रूरी ये है, वैक्सीनेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है, बचाव का जो सबसे बड़ा साधन है कि आप डॉक्टर के मरीज पास आने से पहले उसको रोकथाम के लिए मरीजों को नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज के लोगों को ये बताएं कि मास्क ज़रूरी पहने। जो आप सड़क पे आप घूम रहे हैं, किसी को आप मास्क लगाते नहीं देखते, उसको बताइए कि आप मास्क पहनिए, भीड़ मत करिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए। अब जैसे मैंने कहा कि ये वायरस से एक दूसरे से फैलता है, तो इसमें बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय ये है कि जो आप जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें। जिन लोगों को अत्यधिक आवश्यक कोई काम है, तो जवान आदमी है घर का, वो अपना पूरी तरह सुरक्षित होकर मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के फिर आप बाहर जाएं और भीड़ वाले इलाकों में बिल्कुल ना जाएं। 2 गज की दूरी बना के रखें। हाथ में जो घर का सरस निकल रहा है बाहर, वो हाथ में एक सैनिटाइज़र की शीशी साथ में लेके रखें, सैनिटाइज़र साथ में रखें, ताकि तुरंत अगर कहीं बाहर जाता है, कोई हैंडल टच करता है। ये भी देखिए, जो घर की चीज़ें हैं, जैसे किसी ने छींक दिया, अब वो छींकने से उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हैंडल पे भी आ सकते हैं। वो आपके घर के बाहर कोई मेज या स्टूल रखा है, उस पर भी आ सकते हैं। तो आपको ये भी ज़रूरी है कि जब आप घर से बाहर निकलें तो अपने हाथ को सैनिटाइज करें, ताकि दरवाज़ा जब आप खोल रहे हैं, हैंडल हर वाले को छू रहे हैं, और दिन में सुबह ही सुबह सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से या उससे उसको अच्छी तरह साफ़ करिए। अपने घर के जो सरफेस की एरिया हैं, जिनमें जैसे लिफ्ट के बटन हैं, आज बहुमंजिली इमारतों में लोग रहते हैं, तो लिफ्ट के जो बटन हैं उनको आप छूते हैं तो उनके ऊपर उनको सैनिटाइजर साफ़ करना चाहिए। कॉरिडोर को सैनिटाइजर साफ़ करें। अपने हैंडल, जो जिन चीज़ों को आप रोज़ाना यूज़ करते हैं, उसको साफ़ करके रखिए। क्योंकि आप व्यक्तिगत, यदि प्रत्येक आदमी, देश का प्रत्येक आदमी अपनी उत्तरदायित्व को समझे, अपने कि मैं अगर सफाई बरत रहा हूँ, मैं अगर सावधानी बरत रहा हूँ, मैं अगर सजग हूँ, तो मैं बचूंगा, परिवार वालों को बचाऊंगा, समाज को बचाऊंगा,
और इस बीमारी को बढ़ने से रोक पाऊंगा। तो ये सबसे ज़रूरी है कि हम इस बीमारी को रोकते हैं। और विशेषकर बुज़ुर्ग लोग हैं, 60 साल से अधिक उम्र की जिनकी आयु है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको दिल की बीमारियां हैं, जिन मोटापा है, सांस की बीमारी है, तो इन सब लोगों को केवल ये जब बहुत ही अति आवश्यक हो, और अगर डॉक्टर के पास जाना है या डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन ही करें तभी घर से बाहर निकलें, वरना निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हुई इसकी बात कि हम इस रोग से बचाव कैसे कर सकते हैं। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए आप लोग जो हमारे प्रहरी हैं, पहले प्रथम श्रेणी के रक्षक हैं, योद्धा हैं, उन सबको समाज में लोगों को इस बात की ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करें। और अगर आप देख रहे हैं कि कोई आदमी इस नियम का पालन नहीं कर रहा तो उसको सचेत करिए, उसको बताइए कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जब ये तो हुआ, और ये ध्यान रखिए कि करीब 35 से 40% लोग ऐसे होते हैं जिसको इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते। तो अब हमको कैसे पता लगेगा कि किसी को घर में या कोविड की बीमारी है? तो इसके लक्षण जैसे मैंने बताया 40% लोगों में बिल्कुल नहीं होते, लेकिन और कुछ में होते हैं। तो ज़्यादातर वो फ्लू और वायरल फ्लू की तरह लक्षण होते हैं, जुकाम होना, नाक बहना, सिर दर्द होना, शरीर पर कुछ चकत्ते होना, कुछ उल्टी होना, दस्त भी हो सकते हैं, किसी को सिर दर्द भी हो सकता है, मांसपेशियों में अकड़न भी हो सकती है। तो ये अगर लक्षण हैं, और ज़रूर हर एक आदमी को ये भी नहीं है कि बुखार भी आ रहा हो और बुखार आना, तो इनमें से अगर कोई भी एक लक्षण है, तो अगर लक्षण हो रहे हैं तो तुरंत ही आज की तारीख में ये मान के चलिए कि अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज ये कोविड ही है। इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे ही इनमें से कोई भी एक लक्षण हो तो तुरंत ही RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए जिस मरीज को ये लक्षण है। और ये भी देखा है RT-PCR थोड़ा समय भी लगता है, और जैसे ही लक्षण हैं और जैसे ही आपने टेस्ट किया, आप अपने को आइसोलेट कर दीजिए, क्वारंटाइन में चले जाइए। इस बीमारी से लड़ने के लिए 6 M's वेरी ज़रूरी है। तो पहला ये है, क्योंकि कोविड की रिपोर्ट आती है करीब कभी 24 घंटे में, कभी 48 घंटे में। जैसे ही आपने टेस्ट दिया, आप एकदम आप ये मत सोचिए कि मेरा रिपोर्ट जब आएगी पॉजिटिव होगा तभी मैं इलाज शुरू करूंगा या मैं अलग रहूंगा। आप ये सोचिए कि आप जैसे ही आपको लक्षण आए हैं, आप उस बीमारी से अपने को अलग रखिए, आइसोलेट करिए घर में। तो 6M में पहला क्या है? मिक्सिंग विथ पीपल। आपको जिस रोगी को ये बीमारी हुई है या लक्षण प्रकट हुए हैं, वो लोगों से मिलेगा नहीं। वो एक कमरे में अपने को घर में बंद कर लेगा, और उसके कमरे का में केवल एक ही दो दरवाजे हैं, तो दूसरा दरवाज़ा बंद कीजिए, और जितने भी रोशनदान हैं, खिड़कियां हैं, वो खुली रखिए ताकि धूप भी आती रहे, हवा का आदान प्रदान भी हो, ताकि अगर जो रोगी है वो अगर छींक भी रहा है, खांस भी रहा है और बात भी कर रहा है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं और उसके जो वायरस है वो बाहर चला जाए और घर के लोगों को प्रभावित न करे। जैसे मैंने बताया, कमरा अलग होगा, कमरे को बंद करके रखेंगे, और जो बाथरूम है उसको भी एग्जॉस्ट चला के रखिएगा, और घर के कमरे के बाहर एक स्टूल रखिए, उसमें उनका पानी, खाना वो जब आएगा रखा जाएगा, और वैसे ही जैसे खाना उन्होंने दिया डिस्पोजेबल बर्तन में खाना रखिए। जैसे ही वो खाना या पानी मिलेगा वो अंदर रख लें और दरवाज़ा बंद कर दें। वातावरण जैसे मैंने बताया, खिड़कियां खुली रहेंगी, वेंटिलेशन रहेगा, और जब तक रिपोर्ट आए, अगर वो नेगेटिव भी है और आपके लक्षण हैं, तो आप अपने को क्वारंटाइन रखिए, और इसी बीच में अपने लोकल डॉक्टर से, किसी डॉक्टर से, सरकारी डॉक्टर से, आपके फैमिली फिजिशियन से, उससे आप संपर्क स्थापित कीजिएगा। तो वो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। और तो पहली चीज़ मैंने बताई, फर्स्ट M
डोंट मिक्स विथ पीपल, क्वारंटाइन में रहिए, अपने को अलग करिए। और उसमें क्या करना है, मास्क होना चाहिए, सैनिटाइज़र आपके पास होना चाहिए, आपके जो रोगी है उसके पास ग्लव्स होने चाहिए कि वो बाहर के किसी घर के परिवार के सदस्य से जब भी संपर्क स्थापित करेगा तो उसके पास मास्क पहनना होना चाहिए। मास्क पूरी तरह नाक, मुंह को, ठोड़ी तक को, चिन तक को कवर करना चाहिए और ग्लव्स पहने होगा। बात बिल्कुल कम से कम करेगा, नहीं करेगा, रखा, खाना लिया, एक कॉपी पेंसिल रखेंगे, उसमें दिन भर में आपने क्या खाया, क्या पिया, टेम्परेचर चार्ट, दिन में 4 दफ़े टेम्परेचर चार्ट लेंगे, 2 या 3 दफ़े ऑक्सीजन सेचुरेशन, पल्स ऑक्सीमीटर रखा जाएगा, उसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन रखेंगे। और घर में अपने थोड़ी बहुत, ज़्यादा तेज़ी से कोई काम नहीं करना, 2-4 चक्कर कमरे के लगाइए, थोड़ा प्राणायाम, योगा, थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज, जैसे कंधे के लिए गर्दन घुमा ली, हाथ आगे पीछे कर लिए, ऐसे ऐसे, तो इस तरह की हल्की फुल्की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर रखनी चाहिए। दूसरा जो एम है वो है मेडिसिन। तो जब आप आइसोलेशन में हैं तो उसमें कुछ दवाइयाँ ज़रूरी हैं। वो दवाइयाँ हैं, जैसे सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट दवाई है बुखार को रोकने के लिए, वो है पैरासीटामोल। 650 मिलीग्राम पैरासीटामोल 6-6 घंटे बाद लेने से बुखार को हम कम कर सकते हैं। ये पैरासीटामोल बुखार को ही कम नहीं करेगी, बल्कि आपके शरीर की मांसपेशियों में जो अकड़न है वो भी ठीक रहेगी। तो दूसरी दवाई है एंटी एलर्जिक, कुछ खांसी के तो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ भी ले सकते हैं डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। विटामिन सी भी देते हैं, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिंक है। और बाकी जो कुछ भी दवाइयाँ एंटीबायोटिक वगैरह लेनी हैं वो डॉक्टर के परामर्श के साथ ही लेनी चाहिए। होम आइसोलेशन का, क्वारंटाइन का मतलब है कि आप अपने को आइसोलेट करिए, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। बहुत से लोग आपको बहुत सी चीज़ें बताएंगे, लेकिन उन पे बिल्कुल मत जाइए। अपने जो डॉक्टर हैं, जिस एक डॉक्टर के निर्देशन में आप काम कर रहे हैं, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, उसी से संपर्क कर, उसी से परामर्श कर आप दवाइयाँ लें, सेल्फ मेडिकेशन न करें। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ लोग बताते हैं जो इसमें बीमारी में आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हाँ, आपको पानी ज़रूर पीना है। तो ये मेडिसिन की आपको बात बता दी। जो तीसरी बात इम्पॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताई, वो है मॉनिटरिंग। तो आपको क्या मॉनिटर करना है? मॉनिटर करना है अपना टेम्परेचर। तीसरा एम है आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन में पल्स ऑक्सीमीटर में आप देखिए कि आपका ऑक्सीजन 94% से ज़्यादा है। आपकी सांस की गति कैसी है, और जितने भी ये मॉनिटर वाले मापदंड हैं, पल्स कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है, रेस्पिरेशन कितनी है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो रेस्पिरेशन रेट नॉर्मली हमारी 18 से 20 के करीब होती है, लेकिन जब खांसी होती है, अमाउंट ऑफ कफ, कितनी खांसी हो रही है, क्या खांसने से आपको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही। तो ये सब चीज़ें हमको मॉनिटर करनी है। और जैसे मैं बताया, एक पुस्तिका रखिए, एक नोटबुक रखिए, उस पर ये सारे लक्षण रखिए कि बुखार कितने बजे हुआ, खांसी कितनी देर तक रही, सांस तो नहीं फूली आपकी, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना रहा, पानी कितना आपने पिया। तो ये सब तो मॉनिटर जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि स्वयं ही आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे कि मेरा जो 95% से ज़्यादा मेरी ऑक्सीजन है, मेरा टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए कितना है, 97.6 से लेके और 99 तक टेम्परेचर रेंज करता है। तो वो आप मेंटेन करके रखिए। पानी पी रहे हैं। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो मील्स। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं बीमार हैं तो मैं उपवास कर लूँ, ये बहुत गलत बात है। आपको पूरा खाना खाना है, उसमें 2 सब्जियाँ, 2 फल और जो शाकाहारी भोजन है वही करिए, वही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उसमें पनीर होना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। पानी फूड जैसे मैं बताया खूब पीजिए। प्रोटीन लीजिए, सोयाबीन 40% सोया का आटा है, उससे 40% प्रोटीन होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
कि जंक फूड को न खाएं, वो हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, वो लोगों को इन सबको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, उसको कम कर देते हैं। और ये बीमारी है कि अगर जिसकी इम्यूनिटी कम है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर का इलाज कर रहे हैं, मोटापा है, हार्ट की दवाइयाँ ले रहे हैं, सांस की दवाइयाँ ले रहे हैं, स्टेरॉइड का सेवन पहले से ही कर रहे हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो इसलिए जैसे मैंने बताया, जो आहार जो है वो पौष्टिक आहार लेना चाहिए, और दिन में हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ चीज़ ली। कभी कोई फल ले लिया आपने, 2 घंटे कोई बिस्कुट ले लिया, 2 रोटी ले ली, फिर उसके बाद थोड़ा पानी पी लिया, फिर एक कोई फल खा लिया। तो इस तरह आहार संतुलित हो, पौष्टिक हो, और जंक फूड को न लें आप, क्योंकि बाज़ार का खाना घर का खाना श्रेयस्कर होता है और श्रेष्ठ होता है, और उसमें बाहर का खाना और जंक फूड आपके स्वास्थ्य के लिए एक अभिशाप है, उसको बंद कर दीजिए। अब ये सब चीज़ें करने के साथ साथ हमको ज़रूरी है कि जो आदमी अकेले में अभी तक तो परिवार के साथ रह रहा था, अब वो अकेला रहता है। जब आदमी अकेला रहने लगता है तो उसे उदासी हो जाती है, अकेलेपन का एहसास होने लगता है, वो घबराने लगता है। ये बीमारी ऐसी है, इसमें दिन में कम से कम 10 बार मरीज़ को ये कहना चाहिए मैं ठीक हूँ। अरे मैंने आपको बताया 80 से 85% रोगी तो ऐसे हैं जिनको मामूली लक्षण होते हैं, और अगर मामूली लक्षण हैं तो ये जो दवाइयाँ बताई हैं आप, और 5 से 7 दिन में, 10 दिन में मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये भी ध्यान रखिए कि पहला लक्षण आपको कब आया, पहला दिन, 5वां दिन और 10वां दिन, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर जो रोगी हैं, मैंने बताया, वो 85% माइल्ड रोगी होते हैं बीमारी के, उनको बहुत हल्की फुल्की कोरोना का संक्रमण है, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो 5 दिन के अंदर ही या तो बुखार उनका कम हो जाता है, 7-8 दिन तक सूंघने की क्षमता है, बुखार कम, खांसी, सारे लक्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और वो अच्छे स्वास्थ्य की और नॉर्मल फील करना शुरू कर देते हैं। तो उनको तो 7-8 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो मॉडरेट और सीवियर डिजीज़ है, उसमें 5वें दिन के बाद खांसी बढ़नी शुरू हो जाती है, बुखार ज़्यादा तेज़ हो जाता है। ये ऐसी अवस्था है जब डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट बताएंगे, और वो इस बात का द्योतक है कि क्या इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपके कितने हैं। उसी समय आपको हो सकता है वो कुछ दवाइयाँ भी दें, क्योंकि हर मरीज़ का स्थिति के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। इसलिए मैं उन दवाइयों के बारे में न बताऊँगा, आपको केवल इतना ही सतर्क करूँगा कि आप पहला दिन वो है जब आपको पहला लक्षण प्रकट हुआ, और ये भी ध्यान रखिए कि जैसे ही पहला लक्षण प्रकट हुआ उसके 3 दिन पहले से आप संक्रामक हैं, यानी कि लक्षण प्रकट करने से 2-3 दिन पहले जितने भी लोग आपके संपर्क में आए हैं उन सबको आप सचेत कर दीजिए कि भाई अपना टेस्ट करा लीजिएगा, आप कोरोना RT-PCR। यही कारण है कि एक व्यक्ति पहली लहर में 1.5-2 लोगों को संक्रमित करता था, लेकिन दूसरी लहर में तो 10 से 15 लोगों को संक्रमित करने लगा, क्योंकि जब मरीज़ को लक्षण होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होता है, तब भी वो बाहर घूमता रहता है, और पहले लक्षण के बाद भी आदमी सोचता है चलो आज हल्का फुल्का है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वो लापरवाही मत करिए। यही सबसे बड़ा कारण है कि पहले लक्षण के बाद भी अगर लोग घर में घूम फिर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो आप तो महासंक्रामक सुपर स्प्रेडर हैं। ऐसे लोगों को इससे मेरा निवेदन है कि वो पहले लक्षण के उपरांत ही कृपया अपने को आइसोलेशन में कर लें। और पहला फार्मूला था डोंट मिक्स विथ पीपल। तो जब आप अकेले रह रहे हैं, अभी मैंने बताया, डरिए मत, कम से कम 8 या 10 दफ़े कहिए मेरे को माइल्ड बीमारी है, मैं ठीक हो जाऊंगा, आई विल बी ऑल राइट, आई विल ऑल राइट। आपने सोच को मोच मत आने दीजिए, अपने सोच को सकारात्मक रखिए। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। देखिए, आशा और प्रार्थना
यही इस महामारी में सबसे बड़ा आपका सहायक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा भगवान का स्मरण कीजिए, कोई गायत्री मंत्र पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें। देखिए हनुमान चालीसा तो बहुत अच्छी है, उसमें बुद्ध तीन जान को सुमने पवन कुमार, बल बुद्धि देव विद्या देव मोह करो कलेश विकार, ना से रोग हरे सब पीरा सुमत हनुमान बल बलवीरा। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपको इच्छा शक्ति प्रबल होती है, दृढ़ संकल्प बनते हैं आप, और आपको ये लगता है आत्मविश्वास जब बढ़ जाएगा आपका, आपको लगेगा हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हूँ। अरे जैसा मन वैसा तन। तो अपने मन को स्थिर रखिए, और मन को स्थिर रखने के लिए जरूरी है कि आप मेडिटेशन करें। ये मेडिटेशन पांचवा एम है, जिस श्रृंखला में मैंने बताया कि पांचवा है मेडिटेशन, ध्यान। एकाग्रचित रहिए, मनन से, लगन से, और भगवान का नमन करके एकांतवास में रहिए। आइसोलेशन में इसको कहते हैं, एकांतवास में रहें, लेकिन साथ में कुछ पुस्तकें भी रखिए, कुछ अच्छे कैसेट भी रखिए, गीता के उपदेश भी सुनिए, कुछ अच्छे भजन भी सुनिए, तो कुछ समाचार पत्र भी पढ़िए थोड़े बहुत, और अपनी दिनचर्या को नियमित रखिए, अनुशासनबद्ध रखिए। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने मना स्थिति को स्थिर रखें, ताकि आपका मन विचलित न हो, एकाग्रता में रहें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। और इसी से, और जो छठा प्रश्न आता है वो है मूव टू हॉस्पिटल, 6th M। तो यदि अगर आप घूम रहे हैं तो आप ये देखिए कि घर में ऑक्सीजन सेचुरेशन, आइसोलेशन में ऑक्सीजन सेचुरेशन देख लीजिए अपना 96 है, 97 है। 6 मिनट की वॉक करिए, 5 मिनट 6 मिनट की वॉक करने के बाद अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 96 है, इसका मतलब आप ठीक हैं, बिल्कुल आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 5वें या 6ठे या 7वें दिन अगर आपको बुखार बहुत ज़्यादा आता है, आपकी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना शुरू हो जाती है, आपको 6 मिनट्स वॉक टेस्ट में आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 5 पॉइंट कम हो जाती है। पहले 97 थी और मान लिए 92 रह गई। ये इस बात का संकेत है कि आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श कर तुरंत ही अस्पताल जाना चाहिए। आपके फेफड़े में जो एल्वुलाई हैं, जो जहाँ से हम उसमें कुछ इन्फेक्शन है, कुछ निमोनिया होने के चांस हैं। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि जो मैंने पहले पैरामीटर बताए थे ना मॉनिटरिंग करने के, अगर उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, आपको खांसी हो रही है और रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपको खांसते खांसते सांस फूलने लग गई है, आपको उल्टी आने लगी है, आपका बीपी भी आप दिन में सुबह शाम चेक कर रहे हैं, अगर वो नॉर्मल बीपी है 120/80 या 130/85 उससे कम हो रहा है, या 100/70 करीब आ रहा है, आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है, वो तो जब आप पल्स ऑक्सीमीटर देखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन भी आता है और हार्ट रेट भी देखी जाती है। तो अगर वो हार्ट रेट आपकी ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी रेट आपकी 25 से ज़्यादा है, धौंकने की तरह आपकी सांस तेज़ी से फूल रही है, ये वो संकेत है कि आप तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें और कहें कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है ऑक्सीजन हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है। तो वो आपको तुरंत डॉक्टर आपको सलाह देगा कि आप इस अस्पताल में जाइए। तो जो 6th M है, मूव टू द हॉस्पिटल, इसमें जो आपके मॉनिटरिंग पैरामीटर्स हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। सांस तो नहीं फूल रहा, ऑक्सीजन सैचुरेशन तो कम नहीं हो गई, बुखार तो ज़्यादा नहीं हुआ। अगर ये 2-3-4 चीज़ें हैं, इसका मतलब है कि आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। और जितना जल्दी आप इस चीज़ को पकड़ेंगे कि मेरी मॉनिटर करते रहेंगे, और जहाँ थोड़ी भी कहीं एक भी पैरामीटर में गड़बड़ हुई, तुरंत आप डॉक्टर को सलाह लेंगे, आप अविलंब अस्पताल जाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे मरीज़ शीघ्र ही अस्पताल में जाकर स्वस्थ और निरोग हो जाते हैं। परेशानी जब होती है जब हम अपने लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर बड़ी देर के बाद जिन लोगों को ज़्यादा सीवियर बीमारी हुई है, वो देखा गया है कि शुरू में उन्होंने अपने लक्षणों को नज़रअंदाज कर दिया, और इसी का परिणाम है कि उनको गंभीर परिणाम भुगतने होते हैं।
इसलिए ज़रूरी ये है शुरू से ही, प्रथम लक्षण से ही सतर्क रहें, सजग रहें और सचेत रहें। तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं और समाज स्वस्थ रह सकता है।